सीनियर तजियाकार वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कि माजी में किस तरह से तकर्रुर तबादले होते रहे हैं, एक जूनियर पुलिस अफसर सीनियर के तकर्रुर तबादले कैसे करवाता रहा है, पाकिस्तान में आखिरकार क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ अब पंजाब काबीना में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में होने वाला है, ये सब आज के प्रोग्राम में बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार फैसल अदरीस भट्ट साहब मौजूद हैं। फैसल अदरीस भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तबीयत मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाई जी। जी शुक्र। रमजान कैसा गुजरा? सब जी अल्लाह का शुक्र है बहुत। बड़ी तब्दीलियां जी, तब्दीली सरकार। सबसे पहले पंजाब की काबीना की बात कर रहे हैं, रद्दोबदल बड़ी तेजी से। हाँ, पंजाब में एक्चुअली हुआ ये है कि आपको पता है जिस तरह के पीछे गंदम स्कैंडल और काफी सारे स्कैंडल, चीनी वगैरह के चीनी स्कैंडल और ये वो आटा स्कैंडल, तो उसमें ना वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से ये कहा है कि इसमें स्कैंडल्स की जद में बहुत ज़्यादा पंजाब है, तो इसमें ना तब्दीली जो है वो मुतवक्के होनी चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने हतमी फैसला किया है कि 6 से 7 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो वापस तब्दील होने जा रही हैं पंजाब में ईद के फौरन बाद। ईद की तैयारी कर रही है नाज़रीन के लिए खबर। हाँ, ये हम अपने नाज़रीन के लिए खबर ब्रेक कर रहे हैं आप ओपन सीक्रेट प्रोग्राम में। इसमें अलीम खान जो अभी नए कैबिनेट में शामिल हुए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं इधर एक चीज कोट करना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ प्रोग्राम करते थे टुडे न्यूज राउंड अप जी, उसमें आपने कहा था नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, वो चले गए जी। उसके बाद आपने कहा था चीनी स्कैंडल में जवाद साहब निकलने जा रहे हैं वजीर आजम की किचन कैबिनेट, और आपने नाम भी लिए थे, बिल्कुल निकल आए। अब ये तब्दीली भी आप कह रहे हैं वैसे? हाँ, तब्दीली बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो मैं ये कह रहा हूँ कि अलीम खान जो हैं वो सबसे पहले अलीम खान जो हैं उनको जो खुराक की वजारत दी गई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, वो उनकी डिमांड्स ये हैं कि वो उनको कोई अच्छी बड़ी वजारत दी जाए। बड़ी वजारत तो सिरेगी है। नहीं, उससे वो विड्रॉ कर चुके हैं क्योंकि वो नैब की हवा खा चुके हैं। और जब उनके जहन में ये ख्याल था कि वो वजीर आला पंजाब के बहुत सॉलिड कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद वो नैब में अरेस्ट हो गए थे उस जुर्म में जो उन्होंने जुर्म किया ही नहीं था। तो अब उनके जहनी तौर पे ये अंदाजा हो गया कि उन्होंने वजारत आला के बारे में अपने इजहार तो क्या दिल में भी नहीं सोचना। अच्छा, सोच पे भी पाबंदी है उनके। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि अलीम खान जो है उनको बल्दियात और डेवलपमेंट एंड प्लानिंग देने जा रहे हैं, PND, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। 2 वजारतें उन्हें दी जाएंगी और खुराक जो है वो उनसे लेके तो द्रेशिक साहब को दे दी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा अंसर मजीद हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, और तैमूर साहब हैं, तैमूर भट्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इनकी भी वजारतें भी तब्दील हो जाएंगी। सही है। इसके अलावा जो वजीर आजम जो खुश हैं इस वक्त वो मिनिस्टर एनर्जी हैं अख्तर मलिक, उनसे काफ़ी खुश हैं, वज़ीर आला भी उनसे खुश है। उनको एक बेहतरीन इजाफी वजारत का चार्ज दिया जा सकता है। इसके अलावा असद खोकर जो हाल ही में मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं इसके वाइल्ड लाइफ के मिनिस्टर। वाइल्ड लाइफ का महकमा 500-700-800 लोगों पे मुश्तमिल है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सिफारिश उनकी बड़ी है, वो इसलिए चाहते हैं असद खोकर साहब के उन्हें कोई और वजारत दी जाए। तो फैसला ये हुआ है कि उन्हें ये वजारत भी वो कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ एक इजाफी चार्ज दे दिया जाएगा वजारत का, जैसे वो भट्टी साहब को दे रहे हैं, जैसे नहीं जैसे वो अख्तर मलिक साहब को दे रहे हैं और अलीम खान साहब को दे रहे हैं। यानी कि वो गुड बुक्स में असद खोकर साहब का जो है वो शुमार ताकतवर लोगों में होता है, यानी कि उनकी सिफारिश जो है वो ताकतवर हल्कों से है, तो इसलिए उनको नाराज नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपस की हल्के से होती है कि कहीं अपर लेवल से होती है? नहीं, अपर लेवल से होती है ना, वो आपस के हल्के से कैसे हो सकती है? ताकतवर सिफारिश तो होती है हमेशा अपर लेवल से है। अच्छा, बिहाइंड द कर्टन कोई? बिहाइंड द कर्टन नहीं, कर्टन के सामने ही है, पर हम नाम नहीं ले सकते, कैमरा की काफी कदगन है। अच्छा, तो ये वजह। जी जी। यानी कि पाबंदियों से आप भी डरते हैं कभी कभी? टीवी चैनल की वजह से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में उन्होंने एक टीवी का लाइसेंस जो है वो मंसूख कर दिया। बिल्कुल। हाँ। तो मजीद आपको पता है कि वजारत इत्तलात में काफी ताकतवर लोग जो हैं उनकी तकर्रियां हो चुकी हैं। तो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा भाई साहब जी। नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, पिछली मरतबा आपने कहा था, क्या कहाँ आप देख रहे हैं कि तब्दीलियां उनकी वजह से मुतवक्के हैं? नई चीफ सेक्रेटरी जो हैं ये काफ़ी पंजाब में सर्व कर चुके हैं और असल में थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो चीफ सेक्रेटरी जब आज़म सलमान आए थे उस वक्त वज़ीर आला पे प्रेशर, वज़ीर आज़म पे नहीं सॉरी, वज़ीर आज़म पे ये प्रेशर था कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चेंज कर दें, वो आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं।
इमरान खान साहब जो हैं उनको तब्दील करने के एज यूजुअल मूड में नहीं थे। तो ये तय मतलब मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्कों के साथ बैठ के ये तय पाया था, जो इस वक्त गवर्नमेंट में बराबर के शरीक हैं, बराबर के एहतियातन कह रहा हूँ, अदरवाइज वो ही हैं, तो उनके हल्कों के, उन हल्कों से ये तय पाया कि अगर आप उनको नहीं बदल सकते तो हम ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस ऑफिसर जो हैं ऐसे लगा देते हैं जो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे और अवाम को डिलीवर करेंगे। उसके एवज आजम सलमान साहब जो हैं उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया गया था। आजम सलमान साहब एक खुशकिस्मत आदमी है। आजम सलमान साहब ने अपनी एक मुख्तसर तरीन इनिंग में एक भरपूर इनिंग खेली है अपने कैरियर की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात बल्कि वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात भी इस्तेमाल किए। उसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बिल्कुल कॉर्नर हो गए थे और आजम सलमान पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विस में पूरा होल्ड रखे हुए थे, जिसकी वजह से अब एक बात और इम्पोर्टेंट है, इस पे आगे चल के बात करते हैं, मुझे याद करवा दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं, कि आजम सलमान साहब के बारे में ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि आजम सलमान साहब को तब्दील किया गया है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के कहने पर। पिछले प्रोग्राम में भी गालबन हमने ये बात की थी। जी जी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा कि आजम सलमान साहब का गुनाह क्या है, उनको तब्दील क्यों, ये आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, वो जो आजम सलमान साहब जब वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात लेके और चीफ सेक्रेटरी के इंडिपेंडेंट इख्तियारात लेके, सूबे के चलाने के इख्तियारात लेके मैदान में उतरे, तो उन्होंने अपने मनपसंद अफसरान की तकर्रर व तबादले कर दिए। एक वो और एक कोर ग्रुप बना लिया, जिसमें कोर ग्रुप में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट शामिल थे जो अभी इस वक्त पोस्टेड हैं एज कमिश्नर, एज सेक्रेटरीज और एज आप समझें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। अच्छा, वो जब उनकी कोर कमेटी बन गई तो अब वजीर आला की जानिब से दिए गए तमाम अहकामात को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे। अब वजीर आला पंजाब जो है वो बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से सब चीज को फेस कर रहे थे। अब हुआ ये कि इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक बोल्ड स्टेप ले बैठे, आजम सलमान साहब। अच्छा, आजम सलमान साहब ने बोल्ड स्टेप ये लिया कि उन्होंने पिंडी में जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, साबिक DGISI की साहबजादी जो हैं उस्मा गुल, उन्होंने, उनका एक लिटिगेशन चल रहा था GTS बस के अड्डे की जमीन के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी, वो कोर्ट में केस जो है उसका डिसीजन हो चुका था और कब्जा उस्मा गुल साहिबा के पास था। आज आजम सलमान साहब ने इनिशिएटिव लिया और वो फ्रंट फुट पे आके पुलिस और जिली इंतजामिया के जरिए बाई हुक एंड क्रुक वो अड्डा उनसे खाली करवा लिया, जिसमें काफी लेदे हुई, मारपीट हुई और काफी हंगामा राई भी हुई। वो जनरल हमीद गुल जो हैं वो तो अल्लाह के पास जा चुके हैं और वफात पा चुके हैं, अब्दुल्ला उनका बेटा है। और असल में हुआ ये कि जनरल हमीद गुल जब DGISI थे तो उनके ADC थे, जो ADC थे वो इस वक्त बहुत की पोस्ट पे है। सही, ठीक है। ADC का मतलब ये होता है, या MS का मतलब ये होता है कि वो आपका फैमिली मेंबर होता है, इतना तो क्लोज यानी कि इतना क्लोज होता है, वो आपके तमाम पर्सनल मामलात उसने हैंडल करने होते हैं। अब वो जो गुल साहब के ADC थे वो इस वक्त की पोस्ट पे हैं और ताकतवर हलकों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने एक टेलीफोन कॉल के जरिए आजम सलमान को उस पदाश में ट्रांसफर करवा दिया और फेस सेविंग के लिए वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात जो है वो मंजर आम पे ले आए इमरान खान साहब से कि उस्मान बुज़दार की रिक्वेस्ट पे चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी को तो तब्दील किया ही नहीं जा सकता था। आप देखें ना, अगर आजम सलमान साहब तब्दील होने वाले होते या वीक होते या उनकी कोई जो जहाँ से उनके कनेक्शन है, जहां से उनकी तारें जाके मिलती हैं, जहां पे उनके रूट्स हैं, अगर ऐसी बात होती तो वो अभी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट किए हुए थे, सेक्रेटरी इंटीरियर ना लगे होते दोबारा, एक दिन के बाद ही वो सेक्रेटरी इंटीरियर लग गए थे। बिल्कुल। तो वो सिर्फ हुआ ये कि उधर से इसलिए हटाया गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि वो जो जनरल हमीद गुल के ADC थे वो इस वक्त की पोस्ट पे हैं और उस्मा गुल जो हैं वो उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को एक कॉल करके करवाया। जी जी। अच्छा, फिर इससे अच्छा जी, सॉरी, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो ब्यूरोक्रेसी आजम सलमान ने पोस्टेड की थी, की पोस्टर पे लेके आए थे, और जो लोग OSD थे और बिल्कुल फजूल तरीन जगहों पे लगे हुए थे, जिन्हें एक आपस में आप कहते हैं कि मतलब बेकार जगहों पे पोस्टेड थे और फेस सेविंग कर रहे थे, वो सारा
ऑटोमेटिकली उस्मान बुज़दार ग्रुप था ब्यूरोक्रेसी का। यानी कि उस्मान बुज़दार भी ब्यूरोक्रेसी में अब अपना ग्रुप बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा। उसकी वजह उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी नहीं है, उसकी वजह आजम सलमान की वो है जोर और उनकी पोस्टिंग का कमाल है कि वो उन्होंने एक चपकलश में इनको फायदा हो गया, इनका ग्रुप बन गया। ये आजम सलमान बुज़दार साहब का कि जो बंदा ओएसडी होता था, जो आजम सलमान की गुड बुक में नहीं था, वो ऑटोमेटिकली उस कैंप में चला गया उस्मान बुज़दार की। अब क्योंकि रफीक मलिक, अब इमरान खान भी आजम सलमान को तब्दील करना चाहते थे, वो उन्होंने एक टेलीफोन कॉल को बे किया और फौरन तब्दील कर दिया। ये अब से पहले किसी ने ये स्टोरी ब्रेक नहीं की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो तब्दील हो गए, आजम सलमान साहब ये आ गए, मलिक साहब आ गए, जवाद रफीक मलिक। अब जवाद रफीक मलिक जो हैं वो बहुत ठंडे खिलाड़ी हैं। वो उन्होंने फरिश्ते तैयार कर ली उस ग्रुप की जो उसमें कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट नहीं है। सही है। उस ग्रुप की फरिश्ते तैयार हुई हैं। जो आजम सलमान के नजदीक लोग थे वो सारे ओएसडी होने जा रहे हैं। सही। 10 लोग जो हैं पंजाब से सरेंडर करने के लिए तैयार कर ली गई है फरिश्त, और उनके एवज 10 लोग ही वफाक से पंजाब में लाने के लिए मतलब लिखत पढ़त जारी है। और जो ही कोई थोड़ा नॉर्मल सा टाइम आ जाए, सॉफ्ट सा टाइम आ जाए और 2-4 दिन गुजर जाए, तो मेरा ख्याल ये कमाल जारी हो जाएगी। ये 5 साल अगर इनकी हुकूमत रहती है, ये उखाड़ बिछाड़ ये जारी रहेगी, ग्रुपिंग, ये नाहल लोग है ना बेसिकली, पता ही नहीं है किसको कहाँ एडजस्ट करना है। मतलब ये समझते हैं कि बंदे जो हैं वो डिलीवर करते हैं, या बंदा जो है वो काम करता है। मैं समझता हूँ कि इदारे डिलीवर करते हैं और इदारे काम करते हैं। बिल्कुल टीम वर्क होता है, शख्सियत टीम वर्क होता है। सेंट्रलाइज करने से हमेशा नुकसान होता है। वो मासवाए शहबाज शरीफ के, शहबाज शरीफ ने सेंट्रलाइज किया हुआ था, उसकी ग्रिप थी। अच्छा, ग्रिप हो तो फिर समझ उसको टीम वर्क की जरूरत नहीं थी। उसकी ग्रिप थी। करता वो टीम वर्क से था। वो भी ये नहीं मैं कहता कि टीम वर्क के बगैर ये काम हो सकता है, करता वो टीम वर्क से था। पर बात ये है कि उसकी ग्रिप थी, उसके डर से लोग, उसके खौफ से लोग काम करते थे। बुज़दार साहब की ग्रिप नहीं है। बुज़दार साहब जो है, अच्छा आप कहते हैं ग्रिप नहीं है, वो सुना है कि उन्होंने क्लास टूस लिया किसी सेक्रेटरी की, बड़ा बरहम हुआ, चुप कर होता उन्होंने, किसी की नहीं, काफी की। अच्छा, हाँ, वो बड़ी अच्छी बात है कि उस्मान बुज़दार साहब ने, और खूबसूरत बात ये है कि ली तो सेक्रेटरियों की क्लास है, पर ली सिर्फ डीजी खान के इशू पे ही है। अच्छा, लिया ठीक है ना। अच्छा, वो ना सेक्रेटरी CNW हैं कैप्टन असद, आजम सलमान के कोर ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है। तो कुछ सड़कें जो थी डीजी खान में वो तामीर हुई थी और वो टूट गई थी। बुज़दार साहब ने उन्हें बुलाया और पूछा कि वो सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो टूटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सड़कें, ये कैप्टन साहब से पूछ रहे हैं, कैप्टन असद से पूछ रहे हैं, वो सड़कें जो है वो टूट गई हैं। उन्होंने कहा टूटी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने खुद जाके देखी है, जिस पे वो खामोश हो गए। उन्होंने उस पर उनकी क्लास ली कि आपको चाहिए कि आप जाके मौके पे चेक करें और मुझे सब अच्छा की रिपोर्ट मत दिया करें, और जो आपको नीचे से रिपोर्ट आती है आप मुझे फराहम कर देते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब दूसरे जो सेक्रेटरी थे वो बल्दियात थे, तीसरे सेक्रेटरी माइंस थे, चौथे कमिश्नर डेरा गाजी खान थे। और डेरे का लफ्ज आप बार-बार यूज कर रहे हैं जी, डेरे का लफ्ज आप बार-बार यूज कर रहे हैं। डेरा गाजी, ये सारे काम डेरा गाजी खान में हो रहा है। अच्छा, जब वो उन्होंने सेक्रेटरी माइन से पूछा कि आपको फलां जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का क्या बना, उन्होंने कहा वो प्रोजेक्ट ठीक बन गया। इन्होंने उनसे पूछा कि वो प्रोजेक्ट किस साइड पे है। वो आप साइड बताने में उन्होंने कहा कि लाइक उन्होंने कहा कि सिटी के इन सिटी है। इन्होंने कितने किलोमीटर इतने इन सिटी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा उसके सराउंडिंग में आप चले जाएं तो राइट साइड पे। उन्होंने कहा नहीं, उधर भी नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा सा आप टूल प्लाजा से राइट हो जाएं या लेफ्ट हो जाएं तो, उन्होंने कहा नहीं, उधर भी नहीं है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, आपको उस जगह का ही नहीं पता, उस साइड का ही नहीं पता। इसका मतलब आप जो नीचे से सुनते हैं मुझे आके सुना देते हैं। आइंदा मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान थे, साजिद जफर डाल जो आजम सलमान के बहुत करीबी थे, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे। यहाँ से बदल के उनकी आजम सलमान के मतलब गुड बुक में थे,
डीजी खान कमिश्नर चले गए, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन में काम ज्यादा था और क्या की बात है, काम ही ज्यादा था। काम ज्यादा था और क्या कहना चाहिए मुझे, बड़ा रिजर्व सा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बेनिफिट्स कम थे। ठीक है। तो वो डाल साहब जो हैं वो बहुत खूबसूरत आदमी है, वो बेनिफिट्स पे यकीन रखते हैं और काम पे काम यकीन रखते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक कर दी, ये जितने आपने ग्रुप बताया जिनकी क्लास ली गई है, जिनमें कैप्टन असद साहब भी हैं, जिनमें आप वो कमिश्नर साहब बताए, जिनमें वो माइंस वाले बताए आपने, ये तमाम आजम सुलेमान साहब के ग्रुप के आपने करीबी है ना, आजम सलमान के कोर ग्रुप के हैं ये लोग। तो आजम सलमान साहब का आपने कहा था कि याद करवाइएगा, गुनाह आखिरकार क्या था उनका? बताया तो है कि वो जो जीटीएस का अड्डा खाली करवाया, जीटीएस का वो ही उस्मा की जनरल हमीद गुल, उस्मा गुल की वजह से, उस्मा गुल की वजह से। आप ब्रेक ले लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब साजिद जफर डाल के साथ क्या हुआ, नसीम सादिक के साथ क्या हुआ, और मजीद किस किस सेक्रेटरी और किस किस कमिश्नर के साथ क्या होने जा रहा है। इस पे नाज़रीन जरूर गुफ्तगू करेंगे, व्हाट्सएप से पूछेंगे कि होने क्या जा रहा है, और जो है पुलिस में आईजी की तकर्रुर तबादले किस तरह से होते रहे हैं, और दूसरी जानिब कौन इनके तबादले, जो तकर्रुर तबादले रुकवाता भी रहा है। टेक अ ब्रेक। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार, पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, रोजादार हत्ता के रोजा अफ्तार कर ले, और मजलूम। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क व कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 030044315538, 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 000120000119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ टीवी टुडे पर। रमजान आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो हजारों महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है।
الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को किसी ऐसी जगह जलील करे जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। एक दफा से फिर अपने देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जा रहे थे तो उससे पहले हम बात कर रहे थे, भट्ट साहब बता रहे थे कि किस तरह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने किस किस की क्लास ली है और कौन सा वो ग्रुप है वो जिनकी क्लास ली जा रही है वो आजम सुलेमान साहब के बड़े नजदीकी दोस्त भी रहे हैं, उनके साथ इनके काम भी करते रहे हैं। और आजम सुलेमान की तो उन्होंने कहानी आपको बता दी कि आजम सुलेमान को असल में उनका गुनाह क्या था, उनका तबादला क्यों किया गया, उन्होंने पूरा एक बताया। मगर उन्होंने वो की पोस्ट पे जिनकी फोन कॉल गई है वो नहीं बताया। वो भी कोशिश करेंगे जी भट्ट साहब से पूछने की, मगर बहुत सी बातें ये घुमा फिरा सी जाते हैं। भट्ट साहब, बात चल रही थी उसमें ब्रेक पर जाने से पहले कमिश्नर डेरा की बात चल रही थी, साजिद जफर की, वो आप बता रहे थे कुछ। साजिद जफर डाल जो है वो काम करने पे कम यकीन रखते हैं और वो बेनिफिट्स पे ज्यादा यकीन, मराद पे ज्यादा यकीन रखते हैं। तो जो अंडर हैंड दी जाती हैं ये वो कह सकते हैं अंडर हैंड या अपर हैंड या ओवर द टेबल, कोई भी उनका इनकार किसी से नहीं है। अच्छा वो जो है साजिद जफर डाल कहते आंधी चीज पैड़ी तो नहीं ना लगती। साजिद जफर डाल ने एक्चुअली फील्ड पोस्टिंग बहुत कम ली। साजिद जफर डाल एक दफा शायद कैन कमिश्नर रहे हैं, वैसे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद थे, उनके पीएसओ रहे हैं, वजीर आला शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन रहे हैं। तो साजिद को जफर डाल को काम करना पड़ गया हायर एजुकेशन में और बेनिफिशरी उधर से कुछ नहीं थे। उन्होंने आजम सलमान साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे कहीं आप कमिश्नर लगा दें। कमिश्नर लगने की बेसिक वजह ये होती है कि कमिश्नर के पास करोड़ों रुपए के फंड्स होते हैं, ये समझ लें बात आप, ठीक है। और कमिश्नर ने काम कोई नहीं करना था, काम सारा डीसी ने करना होता है। कमिश्नर सिर्फ फंड्स की बंदर बांट करनी होती है, ठीक, सही। तो वो कमिश्नर चले गए डीजी खान। जब वो कमिश्नर डीजी खान चले गए तो वजीर आला पंजाब ने जब उन्हें बुलाया और ये पूछा कि आजम सलमान साहब के ट्रांसफर के बाद, पहले वजीर आला पंजाब किसी ब्यूरोक्रेट को डायरेक्ट अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते थे। आजम सलमान साहब की ट्रांसफर के बाद उन्होंने साजिद जफर डाल साहब को बुलाया और कहा कि फलां इलाके में जो डिस्पेंसरियां बन रही हैं या फलां इलाके में जो स्कूल की बिल्डिंग बन रही है वो कहाँ तक पहुंची। साजिद जफर डाल साहब ने ये कहा कि नसीम सादिक साहब थे जो आटा स्कैंडल में ओएसडी हो गए थे, जिन्होंने खुद रिजाइन किया था। ये नसीम सादिक साहब के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नाज़रीन को तो बताएं कि नसीम सादिक साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नसीम सादिक साहब मेरे उस्तादों में से हैं, ये मुझे सिखाते हैं। नसीम सादिक साहब को शहबाज शरीफ ने बहुत नवाजा, डीसी लाहौर, डीसी फैसलाबाद, डीजी लाइफस्टाइक, सेक्रेटरी लाइफस्टॉक, तो उन्होंने काफी काम भी किया हुआ, ये प्राइस पोस्टिंग पे ने रखा। अच्छा, ये जो बेसिकली वो डेड ऑनेस्ट आदमी है। नसीम सादिक साहब जो हैं वो उन्होंने कमिश्नर डीजी खान थे इस गवर्नमेंट में, तो वो जब आटा स्कैंडल का वो बात चली तो उस वक्त वो सेक्रेटरी खुराक होते थे। उन्होंने रजाकाराना तौर पे इस बात पे रिजाइन कर दिया कि क्योंकि मेरी इंक्वायरी हो रही है तो मैं इसलिए वो नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब वो इंक्वायरी जो है वो लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं, पंजाब कैबिनेट भी सामने आ चुकी है, वज़ीर आला पंजाब का कसूर भी सामने आ चुका है, तो नसीम सादिक तो बीच में कहीं मैटर ही नहीं करते थे। तो इसलिए फिर नसीम सादिक साहब ने जो है उनको वापस साजिद जफर डाल साहब उनकी जगह लगे। उन्होंने कहा नसीम सादिक साहब जो हैं वो तो उधर काम बहुत स्लो करवा रहे थे और काम में उनकी बड़ी बेज़ाब्तियां थी, तो मैंने तो आके जब मैं कमिश्नर लगा हूं डीजी खान, तो मैंने तो जनाब
यूं कर दिया, झंडे गाड़ दिए और ये कर दिया, इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये किया है, वो किया। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े मासूमाना अंदाज में उनसे पूछा कि वो आप ये बताइए कि फलां डिस्पेंसरी जो है वो कहाँ तक उसकी तमीर पहुंची। उन्होंने कहा मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा कि फलां जो स्कूल था वो कहाँ तक पहुंचा। उन्होंने कहा वो किस साइड पे है। उन्होंने कहा वो इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे। वो पहले सेक्रेटरी CNW की तरह, कैप्टन असद की तरह। उन्होंने कहा इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे। तो वो वज़ीर आला पंजाब क्योंकि सिर्फ शनासा ही DG खान से हैं, तो इसलिए हम बात DG खान की कर रहे हैं। पकड़ा उन्होंने ठीक लोगों को है, पर जहां से वो शनासा है वहां से ही पकड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो बाद में पता ये चला कि वो साजिद जफर डाल साहब जो है वो नॉकआउट हो गए, क्योंकि वज़ीर आला ने कहा कि भाई वो डिस्पेंसरी जो है वो अभी तमीर नहीं हुई, वो स्कूल की कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, वह काम रुका हुआ है। आप भी नीचे से जो आपके तहसीलदार और पटवारी आपको रिपोर्ट देते हैं, आप वो लेके मेरे पास आ जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप मुझे मतलब जो रिपोर्ट एक पटवारी से जो ओके की रिपोर्ट है तो आप मौका विजिट ही नहीं करते। बिल्कुल। तो इस बात पे DG खान से वो साजिद जफर डाल साहब जो हैं वो तब्दील होके OSD हो गए और नसीम सादिक साहब जो हैं वो वापस कमिश्नर DG खान तैनात हो गए जो शहबाज शरीफ के उस्ताद। हाँ जी। अच्छा जी, गवर्नर हाउस की तरफ थोड़े चलते हैं। जी। वैसे तो यानी कि माशी सरगर्मियां यानी कि खिदमत के लिए होता है, वहां पर कुछ कोई कमर्शियल सरगर्मियां भी चल रही हैं जी? यार ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात बताता हूँ। वो ये कि जो इमरान खान साहब जो हैं उनका एक स्पेशलिटी कह लें, उनकी एक इंट्रोडक्शन कह लें, उनकी शनाख्त कह लें, वो है एक फंड रेजिंग के मतलब मेंबर के तौर पे या उसके सोशल वर्कर के तौर पे उन्होंने फंड रेजिंग करके शौकत खाना हॉस्पिटल बनाया और पूरे मुल्क में बनाए। उनकी स्पेशलिटीज को गर्दानी जाती है, जिस तरह के सोशल मीडिया पे बातें भी चलती हैं कि वो मतलब वो आदत से बाज नहीं आ रहे, वो भी फंड रेजिंग के चक्कर में। जावेद मियादाद ने भी कह दिया था बचपन से। अच्छा, जावेद मियादाद ने क्या कहा? वो उन्हें PTP वो जब कर रहे थे, वो ट्रांसमिशन चल रही थी फंड रेजिंग की, उन्होंने कहा बचपन से मांगते आ रहे हैं। अच्छा जावेद मियादाद साहब तो उनके भेती हैं बिल्कुल, वो तो साथ उनके क्रिकेट खेलते रहे हैं। अच्छा वो ना जी, वो जो इमरान खान साहब जो हैं, अब आप PTI की एक थोड़ी सी एक फेस देखें PTI का, जिस तरफ मैं नाज़रीन को लेके जाना चाहता हूँ। PTI में जो फंड रेजिंग करने वाले लोग थे उनमें सरफहरिस्त थे इमरान खान, नंबर 2 थे इब्रारुल हक। बिल्कुल, वो रेड क्रॉस के वो बने हुए। हाँ, इब्रारुल हक और एक और साहब हैं, उनका मुझे नाम भूल गया, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, 3 है। ये 3 इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये 2 लोग फेम होने की बावजूद जो है इन्हें कोई PTI में उहदा नहीं दिया गया। ठीक है, हालांकि जितने हारे हुए, बिगड़े हुए, सुलझे हुए, भूले बसरे तमाम लोगों को मशीर, वजीर और कंसल्टेंट और क्या नवाजा गया। अच्छा, इमरान खान साहब को इस बात से शदीद चिढ़ है कि मेरे अलावा कोई फंड रेजिंग करे। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले से मुराद 1 साल होने को है, गवर्नर पंजाब से इमरान खान साहब नाराज हो गए थे और वजीर आला के ऑफिस आए थे और गवर्नर पंजाब से मिलने से इनकार कर दिया था। ये खबरें मीडिया में भी आई थी। वो जो खबरें हैं वो बिल्कुल सदाकत थी। उसमें वजह ये थी कि गवर्नर जो हैं उन्होंने लास्ट रमजान में 30 के 30 रमजान में सर्वर फाउंडेशन वो चला रहे हैं, NGO गवर्नर सर्वर। वो सर्वर फाउंडेशन की तकरीबात सरकारी खर्च से अफ्तारियां और फंक्शन मुनक्किद करवाए थे गवर्नर हाउस पे, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च आया था और डोनेशंस जो हैं वो सर्वर फाउंडेशन के उसमें गई थी अकाउंट में। वो बतौर गवर्नर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो NGO चला रहे हैं। लास्ट टाइम गवर्नर सर्वर ने ये कमेंट किया था कप्तान से कि मैं सर्वर फाउंडेशन नहीं चलाऊंगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा, कि मैं सर्वर फाउंडेशन से अपने आप को अलहदा कर रहा हूं, जबकि पे प्रेशर ये था कि आप इस्तीफा दे दें। गवर्नर सर्वर ने कहा था इस्तीफा नहीं देना, आपने मुझे हटाना है तो हटा दें। गो के ठीक डिसीजन होगा उनका, अभी वो बेनिफिट लिया उन्होंने इसका। इस दफा कोरोना की वजह से वो फंक्शन मुनक्किद नहीं हो रहे। अगर इमरान खान साहब बजाय इसके कि गरीबों पर टैक्स लगाते हैं या गरीबों की बात करते हैं, तो अगर सर्वर फाउंडेशन का ऑफिस गवर्नर हाउस में चलना है तो इमरान खान साहब को चाहिए कि गवर्नर सर्वर से उसका
प्रॉपर रेंट या परसेंटेज लेके मुल्की खजाने में जमा करवाए, बिल्कुल ऐसी बात कि वो बतौर गवर्नर और बतौर गवर्नर हाउस बतौर सरकारी खर्च ख्वाहिशादी के जो मामले है, तो बड़े हाँ तो वो सारा गवर्नर सर्वर फाउंडेशन पे खर्च कर रहे हैं। ये कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसमें मुल्क के सिंगर वारिस बेग जो है वो भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई 2-3 एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। ये एक ग्रुप बन चुका है जो गवर्नर सर्वर के पास लोगों को लेके आते हैं सर्वर फाउंडेशन में डोनेट करवाने के लिए। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनका ये स्टाइल था, गवर्नर सर्वर उनके साथ रह चुके हैं। ये मैं किसी और प्रोग्राम में आपको याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किनका स्टाइल था जो गवर्नर सर्वर ने आजकल अडॉप्ट किया। उनके साथ भी रहे हैं। जी। अच्छा, खरबूजे को देख के खरबूजा जी रंग तो पकड़ता है। आईजी पंजाब की तरफ आना, कुछ पुलिस के हवाले से रद्दोबदल के हवाले से, मुझे एक आध अगर टाइम बचा तो मुझे ब्यूरोक्रेसी पे एक सवाल करना, मगर उससे पहले पुलिस की तरफ। आईजी पंजाब को किस एसएसपी ने तब्दील होने से रोक लिया सरकार? आईजी पंजाब जो है, जब आजम सलमान साहब आए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तो आईजी पंजाब को वो खुद लेके आए थे अपनी रिकमेंडेशन पे कि आईजी पंजाब जो है शुएब दस्तगीर में सर्व करेंगे। जब शुएब दस्तगीर आ गए आईजी पंजाब तो उन्होंने ये किया आजम सलमान साहब ने कि शुएब दस्तगीर भी उनकी डगर पे चल रहे थे चीफ सेक्रेटरी की, और उनकी डायरेक्शन पे चल रहे थे, और वजीर आला के किसी हुक्म पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे, और ना ही वजीर आला को कोई किसी खतर में ला रहे थे। उसमें यह हुआ कि जब वो आजम सलमान बदल गए तो शुएब दस्तगीर डर गए। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि शुएब दस्तगीर जो हैं वो बिजनेस बतौर सरकारी सर्वेंट होने के बावजूद वो अपना बिजनेस करते हैं जो कि नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उनके जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं शुएब दस्तगीर साहब उसको नहीं चला सकते। ये फ्रेशली स्टोर, ठीक है, डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, एक तो वो कर रहे हैं। अच्छा, उस पे वजीर आला पंजाब जो हैं अब सरगर्म हो गए शुएब दस्तगीर को तब्दील कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी के जाने के फौरन बाद। अब हुआ ये कि अमीर तैमूर डीपीओ साहिवाल, वो जो हैं उन्होंने शुएब दस्तगीर साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हुजूर बॉस आपकी तब्दीली एक्सपेक्टेड है, अगर आप कहें तो मैं आपकी तब्दीली जो है उसको रुकवा देता हूं। डीपीओ कह रहे हैं आईजी को। तो आईजी पंजाब ने उन्हें बताया कि यार मैं तो इस बात पे आपका शुक्रगुजार हूंगा कि अगर आप मेरी तब्दीली, क्योंकि जो लोग ये नजर आते हैं ये वो नहीं होते, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और होते हैं, बिहाइंड द कर्टन कुछ और चल रहा है, बिहाइंड द कर्टन कुछ और होते हैं। इनकी डबल पर्सनालिटीज होती हैं। अभी वो दावा करेंगे कि मैं बहुत अपराइट हूँ, मैं यूं हूँ, और एक डीपीओ ने फिर वजीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात करवाई और वजीर आला पंजाब आपने बताया था डीपीओ साहिवाल अभी मौजूदा डीपीओ जो है, ठीक है ना, उनकी मुलाकात करवाई और मुलाकात में तमाम गिले शिकवे हुए और शुएब दस्तगीर साहब ने कहा कि हुजूर जो रिकमेंडेशन सीएम सेक्रेटरीट से आएगी उसी पे तकर्रर व तबादले करूंगा और अपने पास से कोई तकर्रर तबादला नहीं करूंगा। अगर कोई तकर्रर तबादला करना मकसूद हुआ तो आपको जनाब समरी भिजवाऊंगा, समरी अप्रूव होगी तो उस पर दस्तखत होंगे, तो लिहाजा जान की एक जाती तौर पर मान पाऊं तो जान की खलासी हो और मुझे पंजाब में तैनात रहने दिया जाए, मेरा कैरियर का मसला। अब वजीर आला पंजाब जो है वो इस बात पे मान चुके हैं, अब शुएब दस्तगीर को। अच्छा, वैसे आप क्या देखते हैं कि क्या वजह है कि आप ब्यूरोक्रेसी को बड़े करीब से आप देखा, पॉलिटिशियंस को बड़ा करीब से उनके साथ भी यानी कि भी रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करते रहे, आप ये सारा कुछ देखे मामला ब्यूरोक्रेसी के भी, क्या वजह है कि इतना कुछ होता है कि एक डीपीओ लेवल और एक आईजी लेवल वो तबादला रुकवा रहा है, वो मुलाकात करवा रहा है? ये माजी में भी हुआ ना, माजी में ये हुआ कि माजी में भी इसी तरह तकर्रुर तबादले रुके। हाँ, मैं आपको नाम बता देता हूँ। वो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मियाँ शरीफ साहब जिंदा थे और कैप्टन सफदर साहब और मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो इकट्ठे मतलब जॉइंट वेंचर करते थे, बिजनेस में भी और पॉलिटिक्स में भी। कैप्टन सफदर साहब मियाँ शरीफ साहब के साथ ही रहते थे, ठीक है, उस वक्त वो पॉलिटिक्स में नहीं आए हुए थे। उस वक्त उन दिनों में हुआ ये कि जब वो कैप्टन सफदर साहब का एक बहुत करीबी एक एसपी हो गया जिसका नाम था जावेद शाह साहब, जिसका नाम था सैयद जावेद शाह, वो एसपी सदर लाहौर लगे हुए थे। वो कैप्टन सफदर के बहुत करीब आ गए। वो कैप्टन सफदर के करीब आने के बाद वो मियाँ शरीफ के भी करीब आ गए। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि जावेद शाह जो है
वो जो जाती उम्रा है रायवंड, ये एसपी सदर की जुरिडिक्शन थी। अच्छा, तो वो अपने ऑफिस तो आते ही नहीं थे, वो रहते ही जाती उम्रा थे, जाती उम्र थे, क्योंकि वो उनका इलाका था। ठीक सही। है। तो मियाँ शरीफ के वो बहुत करीब हो गए, उनके बेटे बन गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब वो उनके करीब हो गए तो तमाम लाहौर नहीं पंजाब में जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी वो जवेद शाह की रिकमेंडेशन पर होती थी। वो मियाँ शरीफ साहब को बताते थे कि ये मियाँ जी ये बंदा जो है इसको इधर लगा, उनका बेटा जो बन गया था, उनका बेटा बन गया था। अच्छा, और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की तो जरूरत नहीं थी कि मियाँ शरीफ के आगे वो बोलते। बिल्कुल सही। अच्छा, वो उन्होंने मलक अहमद रजा ताहिर लाहौर के बहुत मतलब ब्रिलियंट ऑफिसर्स में उनका शुमार होता है, पंजाब के ब्रिलियंट ऑफिसर्स में अहमद रजा ताहिर। अहमद रजा ताहिर को बतौर एसएसपी लाहौर उस वक्त बहुत प्राइस पोस्टिंग होती थी। वो उसकी पोस्टिंग अहमद रजा ताहिर की पोस्टिंग जो है वो जवेद शाह ने करवाई थी मियाँ शरीफ से कह के और कैप्टन सफदर से कह के। सही, ठीक है ना। माजी में इस तरह होता रहा है। हाँ, ये माजी में मामला ऐसे चलते रहे, ये कोई नए नहीं हो रहे। ये बात हमें बस पता अब चल रही है, वैसे एक्चुअली मामला ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी है उसकी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। कोई ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग भी होती है कि वो वजारतों तक खत्म करवा दे या वजारतें ले ले, कोई ऐसा भी आपने देखा कभी? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जब हम बात कर रहे थे कैबिनेट में तब्दीली की, हाँ, पंजाब कैबिनेट में बिल्कुल, उसमें एक नाम और था जो मेरे ज़हन में उस वक्त नहीं रहा। आपने ये बात की तो मेरे ज़हन में आ गया, वो नाम था शमशाम बुखारी। बड़े सीजन आदमी, रेनाला खुद रह चुके हैं। ठीक है। वो जब वजीर इत्तलात थे तो डीसी लाहौर थी सालिया सईद। बिल्कुल। सालिया वो सईद भी रिनाला की है मेरा ख्याल, वो भी रिनाला की है। वो भी उस साइड की, सालिया सईद भी उसी साइड। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, सालिया सईद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर से रिक्वेस्ट करके एक अपनी मंजूर नजर असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुद तैनात करवा ली साले सईद ने। हाँ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कर दी। वो क्या नाम है, शमशाम बुखारी साहब ने चीफ सेक्रेटरी के आगे इसका एतराज पेश किया कि ये मेरा इलाका है तो इधर को तो इसको नहीं, फलां को लगा दें, इसको ना लगाएं, ये मिसफिट है इधर खतून। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हिलोजत से काम लिए, और चीफ सेक्रेटरी ने क्यों हिलोजत से काम लिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सालिया सईद की वजह से। अब देखने को तो सालिया सईद चीफ सेक्रेटरी की एक पेन की स्टोक पे ट्रांसफर हो जाएंगी, बिल्कुल, पर सालिया सईद का जो कनेक्शंस थे वो जाके बनी गाला और प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलते थे। ठीक है ना। वो खतून अव्वल से उनकी बहुत दोस्ती थी। अब वो चीफ सेक्रेटरी मजबूर थे। अब एक दफा तो चीफ सेक्रेटरी ने वजीर इत्तलात के कहने पे उसे ट्रांसफर कर दिया वो एसी रेनाला को, दूसरी दफा सालिया ने फिर उसे कह के पोस्ट करवा दिया। वजीर इत्तलात बड़ा बरहम हुए और चीफ सेक्रेटरी के पास गए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा बात साफ और सीधी है कि आप डीसी लाहौर से बात कर लें। उन्होंने कहा डीसी लाहौर से क्यों बात करूं? ओह माय गॉड। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी कह रहा है शमशाम बुखारी साहब को। हाँ जी, यूसुफ नसीम खोखर कह रहा है शमशाम बुखारी को। उन्होंने कहा मैं डीसी से क्यों बात करूं? उन्होंने कहा वो डीसी ने पोस्टेड करवाया, मैं मजबूर हूं और आप उससे बात कर ले। उन्होंने डीसी से बात की और डीसी को उन्होंने टेक्स्ट मैसेज, डीसी ने इनकार कर दिया कि वो वहां से ट्रांसफर नहीं होगी। ओह माय गॉड। और बुखारी साहब जो हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप किया इसको सालिया सईद को, जिसमें उन्होंने कहा कि आप नून लीग के लोगों के कनेक्शन में हैं और आप जानबूझ के पीटीआई की तनाजली का बाइस बन रही हैं, और मतलब एक थ्रेट सा मैसेज था उनके लिए पोस्टिंग के वाले से। तो उसके जवाब में बजाय इसके कि सालिया सईद जो हैं वो ओएसडी हो जाती, शमशाम बुखारी साहब को वजारत से हाथ धोना पड़ गया। अब आप बताएं करीब कौन था और किसके कनेक्शन कहाँ पर? किसके कनेक्शन कहाँ? ये इसी तरह चलता रहेगा मुझे तो लगता है, ये नहीं ठीक होने वाला जी। चलें, यही दुआ है हमारी आखिर पर कि हमारे मुल्क में, हमारे अर्ज़े वतन में, पाक वतन में खुशहालियाँ हैं जी, ये चीज़ खत्म हो, लेने देने की सियासत खत्म हो, उखाड़ बिछाड़ का ये सिलसिला खत्म हो, और ब्यूरोक्रेसी भी है और सियासतदान भी है, ठीक तरह से काम करें, डिलीवर करें, एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो अपना काम करे। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद। आप आजाद हैं।